Is your concern related to Canada visa refusal? Are you worried about reapplying? Welcome to Inspired Overseas, guys. Today we are going to cover the aspects of why there's a surge in Canada visa refusal. And we have our study abroad expert, Mr. Upendra Vasudev. Sir, what should we do now? Hello guys, thank you for having me, Shrishti. Of course, there's a surge in numbers of visa refusal, and so सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि what is the reason behind it? देखिए, the talk in the industry is कि the reason is that कनाडा के पास बहुत ज़्यादा number of applications आ गए हैं, and because of COVID बड़े सारे लोग काम नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारा काम pile up हो गया। तो इनके पास एक सिस्टम हुआ करता था चिनूक। चिनूक इज अ चिनूक और शिनूक अलग अलग लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, बट इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। इट्स एन एक्सेल बेस्ड टूल जो बेसिकली बल्क प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। अब अगर एक वीजा ऑफिसर जो दिन में 5 एप्लीकेशंस 6 एप्लीकेशंस को देखता था, अगर उस वीजा ऑफिसर को बोला जाए भैया 100 एप्लीकेशंस को देखो, तो उसे कोई टूल तो लगाना है, उसके बिना वो कर नहीं सकता। सो इस समय बिकॉज कनाडा वाज ओवरवेल्म्ड with the number of applications, they began to use this system. So, major reason why immigration has been using this tool is because of the bulk. Absolutely. और ऐसा नहीं है कि ये हर जगह पे यूज होता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे यूज होता है। जब इमिग्रेशन को लगता है कि भाई दे आर ओवरवेल्म्ड विद द नंबर्स, नहीं हैंडल होंगे, तो वो क्या करें? So this is like a protocol कि जब भी एक्सेस में आता है bulk, they use it. असल में प्रोटोकॉल का तो ये है कि देयर आर मेजर कंसर्न्स अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट या फेयरनेस ऑफ इट। कोई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल फेयर तो हो नहीं सकता। तो इट्स असूलन तो ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता ही होता है, लेकिन कभी भी इमिग्रेशन खुल के मानती नहीं है कैसा हो रहा है, पर इंटरनल इमिग्रेशन से पता लगता है डेफिनेटली। एंड इसके क्या मेजर फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट व्हाई देयर इज अ रिफ्यूजल? देखो, मेजर फैक्टर सबसे पहले तो बात है कि फैक्टर तो एक ही है कि उनके ज्यादा एप्लीकेशन है। दूसरा फैक्टर ये इतने ज्यादा लोगों को वीजा दे नहीं सकते हैं, तो ये अपने साल की कैपिंग बना लेते हैं, वीजा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वी नीड, और बाकी तो रिफ्यूज कर लें। पर अब इनके साथ प्रॉब्लम है, ये फेयर कैसे रहना अपनी तरह से वो फेयर चाहते हैं, तो इस समय वो क्या करें? अच्छा, आइल्स कम है, पहले फिर भी होता था एक सेक्शन में 5.5 है, उसको कम से कम नजर तो दे दी जाती थी, कुछ को मिल जाता था, कुछ को नहीं मिलता था। इस समय तो ऐसा हो गया कि बिकॉज ये बल्क प्रोसेसिंग टूल ही उसको फिल्टर आउट कर देता है, तो वीजा ऑफिसर उस फाइल को खोल के देखता ही नहीं। तो नॉर्मली जो वीजाज आ रहे हैं वो 2-2 3-3 महीने में आ रहे हैं, और जो चिनूक से रिफ्यूज होके आ रहे हैं वो 15 महीने के अंदर ही रिफ्यूजल आ रहे हैं। सो दैट्स इट। So what should the students do now in case of that? You don't have a choice but reapply, and why not? देखिए, like I was telling you, हमेशा यूज नहीं होता। ये जब इमिग्रेशन बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होती है विद द नंबर्स, तब करती है। दूसरा, ये एक सीक्रेट टूल है, मतलब सीक्रेट इन द सेंस ओपन सीक्रेट है, लेकिन जब इनके ऊपर प्रेशर आता है कि इसको यूज नहीं करना, तभी हटा भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। आई बिलीव इस समय काफी प्रेशर आ रहा है इनको हर जगह से, क्योंकि बड़े अटपटे इलॉजिकल से रिफ्यूजल्स आए हैं, और वो आएंगे जब एक टूल करेगा तो कुछ तो इलॉजिकल भी फंसे। सो आई बिलीव अब टाइम बेटर है अप्लाई करने का, एज अगेंस्ट नवंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर वर द वर्स्ट, अक्टूबर टू जनवरी वाज द वर्स्ट टाइम। ओके, इस टाइम पे सबसे ज्यादा ऐसे रिफ्यूजल्स आए थे। आई बिलीव नाउ टाइम इज बेटर, द होल इमिग्रेशन टीम इज नाउ वर्किंग इन पर्सन, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिजल्ट्स। तो जब हम रीअप्लाई करते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड कीप इन माइंड कि फिर से रिफ्यूजल ना हो, या फिर सो देखिए, नॉर्मली तो आपको ध्यान रखना है IELTS इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर रिफ्यूजल। दूसरा रीजन आया था आपके एकेडमिक स्कोर्स, आपके गैप्स, हैव यू एक्सप्लेन्ड द गैप्स वेल, कितनी एप्लीकेशंस मेरे पास रिफ्यूजल के बाद वाली हैं, बस ये कोविड डिले लिख दिया, ये कोई मतलब नहीं होता। आपको उसको यू हैव टू वेल डॉक्यूमेंटेड, कवर इट वेल, ठीक है। प्रोग्रेशन आपको एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है, कौन सा कोर्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये कोर्स से आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, दैट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो उसको, आई हैव सीन केसेस जिनके पास अच्छे खासे फाइनेंसेस थे, बट फिर भी उन्होंने नहीं लगाए बिकॉज दे थॉट देयर इज नो नीड।
ऑफ कोर्स एसडीएस के अंदर मैंडेटरी नहीं है, बट इफ यू हैव गुड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इट्स गुड टाइम टू इंक्लूड देम, स्पेशली आईटीआर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट स्टेटमेंट है तो क्यों नहीं लगा? Of course, if you don't have it, you don't have a choice, and you still have a reasonable chance without that too. But that's something you should, cover well. Okay. तो कोई ऐसा प्रोग्राम जो चूज करना चाहिए, सर्टन कई बार स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि इस प्रोग्राम में जाएंगे तो वीजा रिफ्यूजल नहीं आएगा और इसमें जाएंगे तो वीजा रिफ्यूजल आ जाएगा. देखिए, ऐसा प्रोग्राम स्पेसिफिक नहीं है, बट एक वीजा ऑफिसर प्रोग्रेशन को यूं अंडरस्टैंड करता है. आप एप्लीकेशन में हमेशा लिखते हैं कि मैं कोर्स करने जा रहा हूँ एंड इवेंचुअली आई वांट टू रिटर्न बैक टू इंडिया, राइट? आप ये तो कभी भी नहीं लिखते हैं, आप कभी ये तो नहीं लिखते हैं कि मैं आपकी कंट्री में इमिग्रेशन के लिए आ रहा हूँ. नहीं. जब आप ये लिख रहे हैं कि मैं आपकी कंट्री में एक कोर्स पढ़ने आ रहा हूँ एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग कंप्लीशन ऑफ दैट कोर्स आई विश टू रिटर्न बैक टू इंडिया एंड ये कोर्स मेरे करियर के लिए अच्छा है, तो करियर तो आप एक्सप्लेन करोगे कैसे? सपोज करिए मैंने पहले बीबीए किया हुआ है, अब मैं कोई उल्टा सीधा कोर्स निकाल दिया मैंने लॉ का, तो डजंट मेक सेंस. सो प्रोग्रेशन शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड. मेरी पास्ट क्वालिफिकेशन के हिसाब से चलोगे. अब आजकल फॉर एग्जांपल आईटी के प्रोग्राम्स का वीजा सक्सेस रेट बेटर है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई भी आईटी का कोर्स कर लेगा, right? So it should match with your previous profile. Number one. Number two, you have to show following completion of this program. How is it going to improve your job prospects back in India? So if you document that well, it should do the job. So we should connect the dots. One is this. Absolutely. Then comes the query that when you refile, there's a statement of purpose that should be strong enough. Absolutely. In fact, I would say, especially in refiling, statement of purpose or cover letter for that fact becomes the single most important thing. बाकी documents तो basic हैं, वो तो रखोगे ही आप. But statement of purpose becomes very very important. Of course, मैं in a way contradict कर रहा हूँ कि अगर चिनूक लग रहा है तो आपकी statement of purpose कौन पढ़ रहा है? But जब फाइल खुलेगी, तब statement of purpose becomes the most important piece of paper. जिसमें आप अपनी इंटेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसमें आप बोल रहे हो कि मैंने एक कोर्स क्यों चुना. देखिए, एसओपी फर्दर उस बात को डीपन करेगा, बट अदरवाइज आल्सो इट शुड मेक सेंस. अब ये नहीं है कि मैंने पहले बीबीए किया हुआ है और अब मैं जा रहा हूँ मान लो लॉ के लिए और अब मैं जितनी मर्जी अच्छी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख लूं, इट विल नॉट मेक सेंस. सो पहले तो आपका कोर्स चॉइस सब कुछ ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड मेक सेंस, बट फर्दर डीपन इट करने के लिए so broad perspective should be there, and then going to the depth we should have the SOP very clear. Absolutely. Okay, so I think that's about it, guys, and we have all the questions and all the queries cleared. In case of anything, any refiling, please do not hesitate to contact us. Thank you, sir. Bye bye. So bye. Bye. Quantum 71 Beats Production.